नमस्कार साथियों। इस नव वर्ष में ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसलिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं देता हूँ और आप सभी दर्शकों के, सभी छात्रों के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। आज ये जो पहला वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये मैक्स वेबर के ऊपर बना रहे हैं। एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था जिसके बारे में बहुत सारे छात्र पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशियोलॉजी में और नाना प्रकार के विषयों में उसका अध्ययन करते रहते हैं। मैनेजमेंट में उसका रेफरेंस आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन में उसका जिक्र होता है और इसलिए उसका जिक्र होता है कि उसने बड़ी इम्पॉर्टेंट अपनी एक थियरी दी है जिसको कि हम लोग थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं, अर्थात नौकरशाही के सिद्धांत के नाम से जानते हैं और आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें कुछ का नाम मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि वो आपके जहन में बनी रहें। जैसे एक तो है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये उसने 1905 में लिखा था। पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन उसने 1919 में लिखा था और द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये 1920 में लिखा था। वो बड़ा प्रोलिफिक राइटर था और लेकिन इन तमाम लेखनों में वो अपनी दो कंट्रीब्यूशंस के लिए बहुत जाना जाता है और वो है कि उसने नौकरशाही की क्या अवधारणा प्रतिपादित की और दूसरी उससे भी महत्वपूर्ण कि वो जो नौकरशाही पूरे विश्व में पाई जाती है, जो कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग पढ़ते हैं, उसकी टाइपोलॉजी क्या है, कितने प्रकार की ब्यूरोक्रेसीज पाई जाती हैं और उसने इसका भी एक वर्गीकरण किया कि कितने विश्व में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उसकी टाइपोलॉजी क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आज इन दोनों चीज़ों पे, उसके इन दो कंट्रीब्यूशंस पर अध्ययन करते हैं कि मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत क्या है और मैक्स वेबर ने जो प्राधिकार की या अथॉरिटी की या लीडरशिप की जो क्लासिफिकेशन किया है, जो टाइपोलॉजी दिया है, वो क्या है। इन दो चीज़ों पे चर्चा करते हैं। लेकिन नौकरशाही को तो उसने इस प्रकार से परिभाषित किया है मैक्स वेबर ने कि वो किसी भी सामाजिक संगठन का एक स्वरूप होता है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि नौकरशाही में बहुत सारे लोग होते हैं तो जाहिर है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो एक सामाजिक संगठन बना लेते हैं। लेकिन वो सामाजिक संगठन उसकी अंतर जो पिरोने वाली जो चीज़ होती है, उसके अंतर्निहित जो उसका आत्मिक तत्व है वो है उसका बौद्धिक स्वरूप। तो किसी भी सत्ता और बौद्धिक सत्ता का जब एक सामाजिक संगठन विकसित होता है किसी भी जगह पे, तो उसको उसने ब्यूरोक्रेसी की संज्ञा दी है। तो इसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रैशनल अथॉरिटी, ये उसने इसको ब्यूरोक्रेसी को समझाने की कोशिश, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जो ब्यूरोक्रेसी बनती है, ये जो बौद्धिकता पे आधारित सामाजिक संगठन बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये वास्तव में उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्प्लेक्स जो मैनेजमेंट के काम होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, प्रशासकीय जो काम होते हैं, उन तमाम कामों को करने की कोशिश करता है। तो ये तो उसकी नौकरशाही के बारे में एक संक्षिप्त और सूक्ष्म जो है पहले मैंने अवधारणा आपको बताई, क्योंकि अवधारणा के स्तर पे हम लोग को बहुत क्लियर होना है कि नौकरशाही क्या है। तो भाई पता चला कि जो हमारा विधिक जो बौद्धिक प्राधिकार है, बौद्धिक जो अथॉरिटी है, रैशनल जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का एक सोशल स्ट्रक्चर है ये नौकरशाही। उसको नाना प्रकार के रूपों में हम लोग व्यक्त करते रहते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो अथॉरिटी है ये कितने प्रकार की होती है, इसकी टाइपोलॉजी क्या है, कितने प्रकार की अथॉरिटी होती है, और उसके लिए उसने बताया कि 3 प्रकार की अथॉरिटी होती है। दुनिया में जितने भी ब्यूरोक्रेसी आप देखेंगे उसमें 3 प्रकार की ब्यूरोक्रेसीज आपको दिखाई देंगी, जो कि 3 प्रकार के लीडरशिप पैटर्न पे बनी होती हैं। और ये 3 प्रकार के लीडरशिप पैटर्न को उसने कहा कि एक को उसने कहा करिश्माई लीडरशिप, दूसरे को उसने कहा सामंतवादी लीडरशिप नेतृत्व और तीसरे को उसने कहा विधिक बौद्धिक नेतृत्व। तो कैरिस्मेटिक लीडरशिप, फ्यूडल लीडरशिप और लीगल रैशनल लीडरशिप, ये उसने 3 प्रकार के लीडरशिप की परिकल्पना किया। तो आज इन दोनों चीज़ों पे हम लोग अध्ययन करेंगे कि वेबर का नौकरशाही का कॉन्सेप्ट क्या है और वेबर ने ये जो टाइपोलॉजी दिया है लीडरशिप की, अथॉरिटी की, ये क्या चीज़ है। अब ये हम समझते हैं कि जब से वेबर ने ये, आपने देखा कि लगभग प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की ये सब कंट्रीब्यूशंस हैं उसके,
जब से वेबर ने ये टाइपोलॉजी दिया है, जिस प्रकार से अरस्तु ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आज तक चला आ रहा है, उसमें आज तक कोई चौथा कैटेगरी नहीं जुड़ पाई है। उसी प्रकार से वेबर ने जो फ्रेमवर्क दिया ब्यूरोक्रेसी के अध्ययन करने का, उस ब्यूरोक्रेसी के फ्रेमवर्क के इतर कोई अध्ययन हो ही नहीं पाता है। जब भी हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो वही फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जो कि वेबर ने दिया था। तो ये वेबर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उससे आप एग्री करें या डिसएग्री करें, फ्रेमवर्क आपको वही यूज़ करना पड़ता है जो कि वेबर ने दिया, और कोई फ्रेमवर्क हमारे पास ब्यूरोक्रेसी के अध्ययन का नहीं है। और ये जो फ्रेमवर्क ब्यूरोक्रेसी का वेबर ने दिया, इसमें उसका मूल भाव ये था कि ब्यूरोक्रेसी को हम लोग जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हमेशा से जो है वो करप्शन में और फेवरेटिज्म में इसका बोलबाला रहा है। हमेशा जब भी नौकरशाही की बात आती है तो भ्रष्टाचार की बात आती है और भाई भतीजावाद की बात आती है। और आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय की बात है। कौटिल्य के समय से भी, कौटिल्य ने भी जब भ्रष्टाचार की बात की तो यही कहा था कि भाई जो सरकारी अधिकारी हैं वो पानी में मछली की तरह से हैं कि वो वो धन का संचालन करते हैं, संसाधन का संचालन करते हैं, उसी में वो रहते हैं। तो जिस तरीके से मछली जो है पानी में पानी का रसास्वादन किए बिना मान नहीं सकती, और भले ही चाहे उसका कुछ सदुपयोग करे व दुरुपयोग करे, लेकिन उसी प्रकार से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी सरकार के संसाधनों के बीच में रहते हैं, वो भी उसमें डुबकी लगाने से, उसका आनंद लेने से अपने को बचा नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत पुरानी समस्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये प्रॉब्लम है, और इसी को एड्रेस किया है मैक्स वेबर ने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में ये आपको ये समझना चाहिए कि वेबर को पता था कि उसके समय में पॉलिटिकल करप्शन और देशों में बहुत ज़्यादा था। जैसे फ्रांस में पनामा स्कैंडल आपने सुना होगा 1889 से 1992 के बीच में, जिसमें कि फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंचो का इन्वॉल्वमेंट था। ब्रिटेन में उस समय मार्कोनी स्कैंडल हुआ था जिसमें कि 4 मिनिस्टर और आगे चल के लॉयड जॉर्ज जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने उनका इन्वॉल्वमेंट था। इसी प्रकार से यूएसए में न्यूयॉर्क हुआ, शिकागो हुआ, सेंट लुइस है, कैंसास है, और बहुत सारे शहरों में भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे। तो ऐसा नहीं था कि वेबर को राजनीतिक भ्रष्टाचार का कोई अनुभव नहीं था या उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने राजनीतिक भ्रष्टाचार पर कंसंट्रेट करने के बजाय उसने एडमिनिस्ट्रेटिव भ्रष्टाचार पर कंसंट्रेट किया कि ब्यूरोक्रेसी से, एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे भ्रष्टाचार को दूर भगाया जाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जर्मनी में उस समय पॉलिटिकल भ्रष्टाचार नहीं था। जर्मनी में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भ्रष्टाचार उसको दिखाई दिया, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे उसने भ्रष्टाचार को नहीं देखा। और इसीलिए उसने जो बात की है कि कैसे एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी बनाई जाए जिसमें कि भ्रष्टाचार विहीन हो और भाई भतीजावाद न हो, ऐसी एक ब्यूरोक्रेसी की उसने परिकल्पना किया है। और इसीलिए उसने एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी की परिकल्पना की है जो कम से कम 6 सिद्धांतों पे काम करती है। उसका कहना था कि अगर इस 6 सिद्धांतों का पालन करके कोई भी ब्यूरोक्रेसी काम करती है तो जाहिर है कि वो एक बहुत ही आइडियल टाइप की ब्यूरोक्रेसी होगी, एक बहुत ही आदर्श ब्यूरोक्रेसी होगी, जिसमें कि ये भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। वो 6 उसके प्रिंसिपल्स जो हैं एक जल्दी देख लेते हैं कि उसमें वो 6 सिद्धांत उसने क्या प्रतिपादित किए हैं, जो उसकी आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। उसमें पहला उसने कहा कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको उसने आगे चल के लीगल रैशनल मॉडल कहा या विधिक बौद्धिक प्राधिकार कहा, उसने कहा कि पहली शर्त तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी में श्रम का विभाजन होना चाहिए और विशेषज्ञता होना चाहिए। अर्थात कोई भी आदमी संगठन में इसलिए नहीं काम करे कि वो कोई के भाई है, भतीजा है, ये है, वो है, किसी का रिश्तेदार है, नहीं। उसमें उस काम को करने की विशेषज्ञता होनी चाहिए। आप अपने काम में दक्ष होना चाहिए, आप में मेरिट होनी चाहिए, आप में योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के आधार पे आपका वहाँ पे आपको कार्य आवंटन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो अथॉरिटी संगठन में बनती है वो अथॉरिटी हायरार्किकल होना चाहिए, जो कि आगे चल के आपने देखा कि टेलर हुए, फेयोल हुए, हेनरी फेयोल हुए, इन सभी ने उसकी पदसोपान की बात किया है। उसकी बात आप बहुत पहले देखते हैं कि आपको दिखाई देता है कि वेबर के सिद्धांतों में उसका उल्लेख आपको दिखाई देता है, और भी बड़े लोगों ने इसका जिक्र किया है। लेकिन अथॉरिटी शुड बी हायरार्किकल, अर्थात जो प्राधिकार है वो पदसोपानीय होना चाहिए। इसका टेलर और फेयोल वगैरह ने भी उल्लेख इसका किया है। तीसरी चीज़ कि वो जो संगठन काम करता है, ब्यूरोक्रेसी काम करता है, उसमें कुछ यांत्रिकता का भाव होना चाहिए। अर्थात उसमें अगर बहुत ज़्यादा संवेदना और बहुत ज़्यादा उसमें मानवीयता का तत्व आ जाएगा तो उसमें
भाई भतीजावाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें फेवरेटिज्म ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि मानवीयता के पर्दे के पीछे आप धीरे से भाई भतीजावाद करने लगेंगे। तो उसने कहा कि भाई इसमें एक प्रकार से गैर मानवीयता का इम्पर्सनल होना चाहिए ये, अर्थात जो चीज़ें जो हैं ऑफिस की हैं वो ऑफिस में वैसे ही होनी चाहिए, जो कि इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं तो उसमें कोई रद्द-बदल मैं कर सकूं, नहीं। और इसके लिए जो चौथी चीज़ वेबर ने बताई वो ये है कि ऑफिस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सारे के सारे प्रोसीडिंग्स जो हैं रूल रेगुलेशंस और कानून के अनुसार चलने चाहिए। अर्थात कोई भी चीज़ संगठन में होगी या नहीं होगी ये अधिकारी तय नहीं करे, बल्कि ये वास्तव में रूल और रेगुलेशंस को तय करना चाहिए। ये उसकी महत्वपूर्ण बात है। पांचवी चीज़ उसने बताई कि जो भी लोग काम करते हैं, चूँकि वो अपने काम में दक्ष होते हैं, उसमें उनको कैरियर का इंसेंटिव होना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ने की उनको संभावना होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं जीवन भर एक ही पद पे काम करता रहूं तो मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होगा काम करने का, मुझे भी आगे बढ़ने का उसमें मौका मिलना चाहिए। और अंतिम चीज़ उसने बताई कि जो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो चयन प्रक्रिया हो वो वैज्ञानिक ढंग से की जाए, अर्थात चयन के लिए जो प्रोसीजर आजकल जैसे आप देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट होता है, लोग अप्लाई करते हैं, पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उनका मेडिकल होता है और फिर तो उनको अपॉइंटमेंट इशू होता है उनकी योग्यता के आधार पे या विशेषज्ञता के आधार पे। तो ये फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, जो कि हमें आजकल की चयन प्रक्रिया में दिखाई देता है। तो ये 6 प्रकार की जो चीज़ें हैं कि श्रम की विशेषज्ञता हो, प्राधिकार की पदसोपानीयता हो, गैर मानवीय यांत्रिकता हो, औपचारिक नियम पर नियम से सभी कर्मचारी अधिकारी बंधे हुए हैं, कैरियर उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए और औपचारिक चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, जिसको उसने विधिक बौद्धिक मॉडल या लीगल रैशनल मॉडल कहा था। अब आइए टाइपोलॉजी पे आते हैं कि उसने कितने प्रकार के ब्यूरोक्रेसीज की परिकल्पना की, और एक कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या अथॉरिटी के कॉम्परेटिव स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे पब्लिक एड हो। वेबर ने बताया कि जो जितने भी संगठन आप दुनिया में देखते हैं उन संगठन में 3 प्रकार के अधिकार या प्राधिकार या अथॉरिटीज़ होते हैं। वो जो टॉप अधिकारी होता है उसको लेके बात कर रहे हैं कि जो पूरा संगठन का विन्यास है, सत्ता का या शक्ति का संगठन में जो विन्यास है उसका चरित्र क्या है, उसकी टाइपोलॉजी क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले प्रकार का हमको चरित्र दिखाई देता है वो करिश्माई चरित्र दिखाई देता है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी दिखाई देती है। अर्थात करिश्माई प्राधिकार का मतलब क्या हुआ? करिश्माई प्राधिकार का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बड़े बड़े साधु संत होते हैं, उनके संगठन होते हैं, या जो धार्मिक संगठन आपने देखे होंगे, आध्यात्मिक संगठन देखे होंगे, ऋषि मुनियों के संगठन होते हैं, अखाड़े होते हैं, है ना, जो आपने देखे हैं संत महात्माओं के तरफ एक संगठन का एक लोगों का समूह होता है। वो एक उस प्रकार का संगठन है जिसमें क्या होता है कि लोग जो हैं, जैसे साईं बाबा हैं या इस प्रकार के लोग हैं, उसमें उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर, उनके करिश्माई व्यक्ति से प्रभावित होकर लोग जो हैं उसमें उनके चारों तरफ जुड़ जाते हैं। वही उनका संगठनात्मक ढांचा हो जाता है। आप अगर हरिद्वार जाएं, आप अगर ऋषिकेश जाएं तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे वहाँ पे आश्रम खुले हुए हैं। एक एक आश्रम जो है उसमें हजारों लोग रहते हैं और उसमें एक कोई संत महात्मा साहब हैं जो उनके अधिकारी के रूप में काम करते हैं। जो उनका आदेश हो जाता है वो फाइनल हो जाता है और सब लोग उनसे इसलिए जुड़े हुए हैं इस संगठन के रूप में क्योंकि उनको लगता है कि इनके व्यक्तित्व में कुछ करिश्माई तत्व है। एक तो ये अधिकार का पैटर्न होता है। दूसरा अधिकार का पैटर्न होता है या शक्ति का पैटर्न होता है जिसको कि वेबर ने सामंतवादी पैटर्न के रूप में या फ्यूडल अथॉरिटी के रूप में कहा है। और फ्यूडल अथॉरिटी के रूप में जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें एक परंपरागत कोई चलता रहता है। एक परिवार, एक राजा है, उस राजे का बेटा राजा हुआ, उस राजे का उस बेटे का बेटा राजा हुआ और एक परंपरा चलती रहती है। तो परंपरागत आधार पर एक निष्ठा रहती है एक परिवार से, एक व्यक्ति से, और वो निष्ठा लोगों की कैरी फॉरवर्ड करती है। गांव में आपने देखा होगा जमींदार होते हैं, उन जमींदार के परिवारों से गांव के तमाम लोग जो हैं जुड़े होते हैं और वो एक परिवार में वो जमींदारी की प्रथा, चाहे जमींदारी खत्म हो गई हो लेकिन फिर भी वो निष्ठाएं चलती रहती हैं। और आज भी बहुत सारे गाँव में आपको वो निष्ठाएं दिखाई दे जाएंगी। बावजूद 70-75 साल हमारी डेमोक्रेसी को हो गया, उसके बावजूद भी तो ये भी निष्ठाएं बहुत गहरी होती हैं। वो भी एक संगठनात्मक मॉडल होता है।
जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा होता है लीगल रैशनल अथॉरिटी, जिसके बारे में वेबर बात कर रहा है, जिसको एक विधिक बौद्धिक की बात कर रहा है कि ये भाई ये हमारा तीसरे प्रकार का जो अथॉरिटी पैटर्न होता है, ये अथॉरिटी पैटर्न इम्पर्सनल होता है, ये किसी व्यक्ति में नहीं होता, जैसे कि करिश्माई में और फ्यूडल में आपको दिखाई दे रहा है, या फ्यूडल में जैसे परिवार में होता है, तो व्यक्ति या परिवार में नहीं होता है, बल्कि ये रूल्स और रेगुलेशंस से चलने वाले एक ऑफिस में होता है, एक कार्यालय में होता है, एक कार्यालय की कुर्सी होता है, वो उसमें होता है कि जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा वो उस शक्ति का प्रयोग करेगा। आज ए है, कल बी होगा, परसों सी होगा, डजंट मैटर, लेकिन जो उस कुर्सी पे बैठेगा उस कुर्सी का मतलब वो शक्ति का सिंबल है, वो अधिकारी का सिंबल है, वो अथॉरिटी का सिंबल है वो चेयर, और इसलिए उस चेयर में ताकत होती है। जो भी उस चेयर पे बैठेगा वो उस शक्ति का प्रयोग करेगा। अर्थात चेयर तो इम्पर्सनल है, कोई आप बैठ जाइए, बी बैठ जाए, सी बैठ जाए, डजंट मैटर, चेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार की परिकल्पना वेबर ने की हुई है। तो ये तीन प्रकार की परिकल्पनाएं हमको दिखाई देती हैं, करिश्माई व्यक्ति लीडरशिप, सामंतवादी लीडरशिप और विधिक बौद्धिक लीडरशिप या अथॉरिटी पैटर्न। और इन तीनों को उसने डिस्कस किया है वेबर ने। जो सबसे पहला है करिश्माई अथॉरिटी, और उसकी तरफ जो संगठन होता है वो एक पहले प्रकार की कैटेगरी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि उस व्यक्ति में कुछ व्यक्तिगत मैग्नेटिज्म होती है, व्यक्तिगत आकर्षण होता है, उसके व्यक्तिगत गुण हो सकते हैं, व्यक्तिगत क्षमताएं हो सकती हैं। उस क्षमताओं और गुणों के कारण उसके चारों तरफ एक स्टाफ जमा हो जाता है, कुछ लोग जमा हो जाते हैं, और जो उसकी आज्ञा और इशारे पे काम करते हैं। वहाँ पे किसी रूल रेगुलेशन की ज़रूरत अगर पड़ती है तो उसकी इच्छा ही उसका आदेश हो जाता है। तो ये इस भावना से वहाँ पे उस संगठन में, और इसलिए जो करिश्माई अथॉरिटी पैटर्न होता है वो बड़ा सशक्त होता है, भले ही इसके कि फॉर्मली उसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, फॉर्मली कोई नहीं कहता है कि साहब आपको कितनी शक्तियाँ हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो टोटलिटेरियन लीडर होता है, उसके पास सर्वी शक्तियाँ होती हैं। और अगर किसी संगठन में कभी आप जुड़ें और वहाँ पर मान लीजिए कोई एक्स पर्सन जो संगठन का हेड है, जो धार्मिक है, जो आध्यात्मिक है, या किसी प्रकार से आपको आकृष्ट करता है, तो फिर उसकी हर बात मानना आपके लिए बड़ा लाजमी है। आप जो है उसको बहुत सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। आपको नहीं लगता कि उसकी अथॉरिटी को आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, बल्कि आप तो देखते रहते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी भावना क्या है। अगर उसने इशारा, आँख की इशारे से आप समझ जाते हैं कि क्या चाहता है और आप करने लगते हैं, तो उसमें आपकी गजब की निष्ठा होती है उस व्यक्ति के प्रति जो कि करिश्माई अथॉरिटी अपने में रखता है। और इस प्रकार की करिश्माई अथॉरिटी में कोई हायरार्की नहीं दिखाई देगी आपको। अगर होती भी है तो बड़ी वो इनफॉर्मल होती है, आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई है, वो बदलती रहती है समय के अनुसार। और कंपनसेशन वगैरह तो बहुत ही मुश्किल से शायद उसमें किसी को मिलता है। अगर स्वयं जो वहाँ का जो हेड है उस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो अपनी इच्छा से कोई कुछ दे देता है, मान लीजिए कंपनसेशन, या क्योंकि वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जो लोग भी जुड़ते हैं वो एक सेवा भाव से वहाँ काम करते रहते हैं, उनको किसी प्रकार के ऑनरेरियम की अपेक्षा नहीं होती है। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है इस प्रकार के करिश्माई अथॉरिटी पैटर्न में या संगठनों में, कि यदि करिश्माई अथॉरिटी या करिश्माई कोई जो व्यक्ति है, अगर उसका लोप हो जाता है, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसका वो निधन हो जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि वो पूरा का पूरा संगठन ही एक प्रकार से विलुप्त हो जाए, पूरा का पूरा संगठन ही समाप्त हो जाए। क्योंकि लोगों की निष्ठाएं तो उस करिश्माई व्यक्तित्व से होती हैं, और वो करिश्माई व्यक्ति अगर समाप्त हो गया तो जाहिर है कि वो पूरा जो करिश्माई संगठन व्यक्तित्व के चारों तरफ, प्राधिकार के चारों तरफ, करिश्माई प्राधिकार के चारों तरफ जो संगठनात्मक ढांचा होता है वो भी कोलैप्स कर जाता है। तो ये इसमें करिश्माई अथॉरिटी में एक समस्या है। इसके निजात के लिए, इसके समाधान के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो करिश्माई व्यक्ति है, करिश्माई जो लीडर है, करिश्मेटिक अथॉरिटी है, वो पहले ही अपना एक नॉमिनी बना दे कि भाई हमारी मृत्यु के बाद कौन हमारा जो है सक्सेसर होगा। और शुरू से ही जो संगठन के लोग करिश्माई व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं वो इस बात को स्वीकार कर लें कि हाँ भाई, स्वामी जी के मृत्यु के बाद या महात्मा जी की मृत्यु के बाद जो है दूसरा स्टाफ जो है हम उन्होंने खुद किया हुआ है, तो अब स्वामी जी का एक प्रकार से ये प्रतिनिधि हो गया। लिहाजा स्वामी जी के मृत्यु के बाद भी या स्वामी जी के हटने के बाद भी जो दूसरा व्यक्ति उनका है उसके प्रति उनकी निष्ठाएं बनी रहेंगी। तो एक रूप तो ये हो सकता है।
और दूसरा रूट ये हो सकता है कि स्वामी जी का जो संगठन हो या करिश्मेटिक लीडर का जो संगठन हो, उस संगठन के अंदर ही वो करिश्मेटिक व्यक्ति जो है ये निर्णय ले ले कि इस संगठन में एक पद बना दे और उसी पद के प्रति सबकी निष्ठा हो जाए, और तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से निष्ठा निकलकर उस पद में चली जाती है या उस संगठन में चली जाती है। इस तरह से बहुत सारे संगठन हैं, जैसे आपने देखा होगा कि शिरडी के साईं बाबा या जो और साईं बाबा हैं उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है किसी मूर्त रूप में या किसी रूप में लोगों के संगठन बने हुए हैं, लोगों की निष्ठाएं बनी हुई हैं, उनके से लोग जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से धीरे 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 फिर इसमें ये होता है कि अगर व्यक्ति से निकल के ये निष्ठा ऑफिस में चली गई तो वेबर का कहना है कि धीरे धीरे ये चल के फिर फाइनली लीगल रैशनल मॉडल में ही कन्वर्ट हो सकता है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा जो अथॉरिटी पैटर्न है, उसने कहा कि भाई फ्यूडल है, जो कि सामंतवादी है। और सामंतवादी में जैसे मैंने आपको बताया कि एक परंपरागत चीज़ों के आधार पर निष्ठाएं जुड़ी रहती हैं। अगर कोई जमींदार साहब हैं गांव में, तो अब वो जमींदार के परिवार से, जमींदार चले भी गए तो उनके परिवार के प्रति लोगों की निष्ठाएं बने हुए हैं और बड़ी सहज और स्वाभाविक होती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके बाप और दादा और परदादा भी उस परिवार के प्रति निष्ठावान थे। जैसे कि बहुत सारे राजनीतिक दलों पे लोग कहते हैं कि भाई उनके दादा पिता ये थे वो थे, और उनके प्रति भी बहुत सारे लोगों की निष्ठाएं बनी हुई है। तो उसमें एक फ्यूडल मॉडल आपको दिखाई देता है और उसमें ट्रेडिशनल लॉयल्टीज़ होती हैं, परंपरागत लॉयल्टी होती हैं, जो कि व्यक्ति से नहीं बल्कि उस परिवार से होती हैं। तो जो परिवारवाद का हवाला बार बार भारतीय राजनीति पे दिया जाता है, उसमें आप इसको ये अंश दिखाई आपको दे सकता है कि बहुत सारे लोग आज भी एक परिवार से जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो उनके बाप दादे भी उस परिवार से जुड़े हुए थे। इस प्रकार के जो संगठन होते हैं उसमें जो नियुक्तियां होती हैं उस संगठन में, वो उसमें भाई भतीजावाद चलता है, क्योंकि परिवार के जो निकट होगा वही महत्वपूर्ण पदों पे अपॉइंट होगा। मेरिट या योग्यता उसकी कोई काबिलियत नहीं होती है। और जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो परंपरागत रूप से चलते हैं। और हायरार्की जो होती है वो कोई रैशनली ऑर्गेनाइज नहीं होती है, बड़ी इरेशनल होती है। आज हमने आपको ऊपर कर दिया, कल उनको ऊपर कर दिया, क्योंकि आप हमारे परिवार के निकट आ गए, परसों वो परिवार के निकट आ गए। तो जो परिवार के निकट आता है वो हम उसको हायरार्की में अपने ढंग से एडजस्ट करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। और उनकी कोई विशेष ट्रेनिंग भी नहीं होती है और सैलरी भी बड़ी आर्बिट्रेरी होती है। अगर कोई संगठन है तो उसकी सैलरी बड़ी आर्बिट्रेरी होती है। और फाइनली जो तीसरा अथॉरिटी पैटर्न है, लीगल रैशनल मॉडल, जो ब्यूरोक्रेसी का जो विशेष रूप से वेबर ने कहा है कि मैं इसको एक आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी मानता हूँ। उसने कहा कि भाई जो भी अथॉरिटी है वो लॉ में है, वो चेयर में है, वो किसी न किसी व्यक्ति में है, न किसी वो परिवार में है, वो एक ऑफिस में है, वो कानून में है, वो एक पद में है। और जो भी व्यक्ति उस पद पे रहेगा वो उस पद पर बैठ के उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, और वो शक्तियाँ उसकी नहीं है, वो शक्तियां चेयर की हैं। लिहाजा जब तक वो चेयर पर रहेगा तभी तक वो शक्तियां उसके पास कानूनी ढंग से रहेंगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि वो उस कुर्सी पे बैठा है, इसलिए वो कुर्सी के सारे अधिकारों का प्रयोग आज्ञा देके कर सकता है विद इन द रूल्स फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अर्थात अगर मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं एक अधिकारी हूँ, तो हमको पता है कि हम किस किस प्रकार के ऑर्डर इशू कर सकते हैं। हम हर प्रकार के ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कैरिस्मेटिक अथॉरिटी में आपने देखा या आपने फ्यूडल अथॉरिटी में देखा। हम केवल वही ऑर्डर कर सकते हैं जो कि कानूनन हमको करने का अधिकार है। तो कुर्सी पर बैठने वाला अधिकारी भी जानता है कि उसके अधिकार सीमित हैं और कानून के द्वारा नियंत्रित हैं, और आप भी जानते हैं कि ये अधिकारी जो है इसके हाथ बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं, रूल रेगुलेशन से बंधे हुए हैं, हैंडबुक से बंधे हुए हैं, ऑफिस हैंडबुक से बंधे हुए, बहुत सारी चीज़ों से उसके हाथ बंधे हुए, वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। और इसलिए जो आप वो आदेश देता है, उस आदेश का पालन करने में आप उस अधिकारी के प्रति किसी प्रकार की निष्ठा नहीं रखते, बल्कि आपकी निष्ठा कानून के प्रति है। आप इसलिए उसके आदेशों का पालन करते हैं क्योंकि आप कानून के प्रति निष्ठावान हैं। वो अधिकारी आपके पक्ष में आदेश दे, वो आपके विपक्ष में आदेश दे, वो उसका कोई पर्सनल आदेश नहीं होता, वो कानून के आदेश होते हैं। और चूंकि आपकी निष्ठा कानून से है, इसलिए आप कानून को कोई आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हैं। और इस प्रकार से पूरे कार्यालय में
में जो भी लोग होते हैं वो सब अपने अपने कुर्सियों पर बैठ के अपने अपने सीमित अधिकारों का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार से पूरा का पूरा संगठन चलता रहता है। उनमें कॉम्पिटेंस होती है, कैपेबिलिटी होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका रिक्रूटमेंट साइंटिफिक तरीके से होता है, और उनको बाकायदा सैलरी मिलती है जो कि कानूनन तय होती है, और उसमें किसी भी प्रकार का आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो सकता, बैरिंग फ्यू एक्सेप्शन, जिसको हम डिस्क्रिशन कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं हो सकता। और सारा का सारा ध्यान जो है इस बात पे होता है कि कोई भी निर्णय लिया जाए वो रूल रेगुलेशन के तहत होना चाहिए और रैशनली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बौद्धिकता से भरा होना चाहिए, अर्थात कानून उसकी इजाज़त देता हो। इसलिए नहीं हम आपको आदेश देंगे कि आप, मैं चाहता हूँ, बल्कि इसलिए मैं आदेश दूंगा क्योंकि वो कानून चाहता है। और ये विधिक बौद्धिक मॉडल ही, इसी को आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी वेबर कहता है। इसकी क्रिटिसिज्म जल्दी से हो जाए कि भाई वेबर की कुछ आलोचना भी हुई है। टालकट पार्सन का आपने नाम सुना होगा, एल्विन गॉर्डनर का नाम सुना होगा, ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका कहना ये था कि वेबर ने ये कहा कि भाई जो अथॉरिटी होती है वो ऑफिस में होती है, और जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस होते हैं उसके बेसिस पे अधिकारियों का पद सोपानीयता के आधार पे वो बनाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब देखा हमने तो ये महसूस किया कि ऐसा नॉर्मली है नहीं। ये तभी होता है जब वास्तव में सुपीरियर्स एग्जैक्टली उनको ज्ञान और बहुत ज़्यादा स्किल से भरे हुए हों, लेकिन ऐसा नॉर्मली हमको देखने में आया नहीं कि जो आपके सुपीरियर्स हैं वो आपसे ज्ञान में ज़्यादा है, वो स्किल में ज़्यादा है। हो सकता है नीचे के लोग जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो आपसे ज्ञान में ज़्यादा हों। पहली चीज़ तो टालकट पार्सन एंड एल्विन गॉर्डनर का जो ऑब्जर्वेशन था, सोशियोलॉजिस्ट थे, वो उन्होंने वेबर की एक क्रिटिसिज्म किया कि ये जो विधिक बौद्धिक मॉडल, इसमें ये प्रिजम्पशन है कि हायरार्की में जो ऊपर होगा वो ज़्यादा ज्ञानी है, नीचे होगा वो कम होगा, ऊपर वाला ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा, नीचे वाला कम होगा, ऐसा है नहीं। पहली आलोचना। दूसरी आलोचना थॉम्पसन की है, जो कि 1961 में उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न टाइम्स में हमको दिखाई देते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन वास्तव में अथॉरिटी तो इसमें सेंट्रलाइज्ड होती है, लेकिन एबिलिटी डिसेंट्रलाइज्ड होती है। कितनी बेहतरीन बात है, अथॉरिटी तो सेंट्रलाइज्ड है कि ऊपर जो अधिकारी है वो ज़्यादा शक्तिशाली, नीचे जो है वो कम, लेकिन एबिलिटी, योग्यता जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। आप नहीं जानते कि पूरे संगठन में आपके पास कितने योग्य कर्मचारी ऊपर से नीचे तक भरे हुए हैं। और फाइनली स्टैनले उडी ने 1959 में एक आर्गुमेंट दिया। उसने कहा कि साहब हमने एम्पिरिकल स्टडी 150 ऑर्गेनाइजेशंस का किया, और 150 ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करने के बाद हमको ये दिखाई दिया कि जो किसी संगठन के ब्यूरोक्रेटिक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसके रैशनल एट्रीब्यूट से मेल नहीं खाते। अर्थात अगर कोई संगठन है तो जिस प्रकार की परिकल्पना वेबर ने किया है वो दिखाई नहीं देता। बौद्धिक रूप से जब उसकी हम आलोचना करते हैं या उसकी समालोचना करते हैं या उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो वो हमको एक मिसमैच दिखाई देता है कि यू माइट बी एन ऑफिसर, हाई ऑफिसर, बट योर जजमेंट्स माइट नॉट बी दैट मच रैशनल। हो सकता है कि नीचे का एक अधिकारी ज़्यादा रैशनैलिटी का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हो आपसे। और इस प्रकार से वेबर ने जो भी बातें कहीं उसकी थोड़ी बहुत आलोचना भी हम लोगों ने की। तो मैं समझता हूँ कि आज जो वेबर का ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक थियरी है, उसके जो टाइपोलॉजी है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।